हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के प्रमुख नेता के बारे में। टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, उस ये लोकसभा, ठीक है, या फिर आप इसको संसद भी कह सकते हैं। तो संसद में आप राज्यसभा पढ़ लिए, लोकसभा उसी के संसद में जो अलग अलग नेता होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो संसद के अंतर्गत ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के बारे में चर्चा आएगा, ठीक है, लोकसभा के बारे में चर्चा आएगा। तो संसद के अंतर्गत हम लोग मिक्स रूप से पढ़ रहे हैं इसको, मिश्रित रूप से, ठीक। टॉपिक का नाम है आज का संसद के प्रमुख नेता। उसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सदन के नेता के बारे में, ठीक। सदन के नेता, सदन के नेता को इंग्लिश में कहते हैं लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। ध्यान रखिए, सदन का जो नेता है वो दोनों में होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, ठीक। तो लोकसभा में पहले कौन बनेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक। लोकसभा में बनने का जो ये शर्त ये है कि पहले शर्त ये है कि यदि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई भी, ठीक है, सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो ये सदन का नेता बन रहा है, उसका पहला शर्त है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो जाहिर सी बात होता है, सामान्य एक प्रक्रिया है कि भाई वो ही क्या बन जाएंगे, सदन का नेता बन जाएगा। जैसे वर्तमान संदर्भों में आप देखेंगे, ठीक है, कि मोदी जी सदन के नेता के रूप में काम कर रहे हैं लोकसभा में, ठीक। पर यदि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी सदन के दूसरे सदस्य के हैं, ठीक है, राज्यसभा से आए हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस संदर्भों में होता ये है कि फिर सदन का नेता कोई और बनेगा जो कि लोकसभा का सदस्य होगा, ठीक। तो ये मामला सीमित है। पहला पॉइंट है कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रधानमंत्री से होता है, क्योंकि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या बनते हैं, सदन का नेता बनते हैं, ठीक है, लोकसभा में। किंतु प्रधानमंत्री किसी और मंत्री को भी सदन के नेता के रूप में नामित कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, ठीक। और जिसको भी नियुक्त करेंगे वो कहाँ का होगा, लोकसभा का सदस्य होगा। देखिए, इवन प्रधानमंत्री भी यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो फिर राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में बनेंगे, ठीक। पर सामान्य रूप से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। जिसको भी नियुक्त करेंगे वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। संविधान में इस पद के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो संसदीय प्रक्रिया में है, ठीक। संसदीय प्रक्रिया में आपको देखने को मिलता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अब एक और नेता होता है, ये तो लोकसभा की बात हो गया। राज्यसभा में क्या होता है, सदन के नेता होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा में सदन का नेता होता है, ठीक है, वो क्या जनरली जो सरकार में जो पार्टी होता है, ठीक है, उसी के कोई मंत्री वगैरह, ठीक है, क्या होते हैं, राज्यसभा में सदन के नेता होते हैं। फिर से वही बात कि जो मंत्री की जो होगा, ठीक है, या फिर जिस भी व्यक्ति को राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया जाएगा वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त है उसका। तो जो भी व्यक्ति राज्यसभा में नेता, सदन का नेता बनेगा वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और दूसरा शर्त ये है कि जो पार्टी सरकार में होता है जनरली उसके लोग क्या होते हैं, सदन के नेता के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान संदर्भों को देखेंगे तो एनडीए को जो सीट मिला हुआ है 125 के आसपास, ठीक है, तो ये एनडीए का सीट है वो, ठीक। तो ये राज्यसभा का बहुमत है, उससे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जनरली जो सरकार में पार्टी होता है वो इसके ही लोग क्या होते हैं, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में काम कर रहे होते हैं। कार्य क्या होता है इनका, तो कार्य होता है सदन की कार्यवाही को बुलाना, ठीक है, समाप्ति के संबंध में, कार्यवाही के समाप्ति के संबंध में पीठासीन अधिकारी को सलाह देना, ठीक। और जब भी कोई सरकार से जवाब वगैरह मांगा जाएगा तो उस संदर्भों में ये सदन के नेता के रूप में बोलते हैं, ठीक है, कि जवाब देते हैं सरकार की तरफ से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कौन है, तो ये मोदी जी हैं, ठीक है। और राज्यसभा में सदन के जो नेता है उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, ठीक। और जगत प्रकाश नड्डा के बारे में जानते हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। तो जगत प्रकाश नड्डा क्या है, राज्यसभा में ये आपको सदन के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक। अगला आपका विपक्ष के नेता, इसको बोलते हैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशंस बोलते हैं इनको, ठीक, विपक्ष के नेता को। तो और ये जो पार्टी सबसे अधिक ये इसके पास 1/10 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो उनके आए हुए होते हैं उतना ही लोग क्या बनते हैं, ठीक है, वो वही लोग क्या बनते हैं, विपक्ष के नेता बनते हैं, ठीक। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, शॉर्ट में एलओपी बोलते हैं इसको, ठीक, एलओपी, लीडर ऑफ द अपोजिशन। संसद के दोनों सदनों में से एक एक विपक्ष का नेता होता है, दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी होगा, लोकसभा में भी होगा, ठीक। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जिस पार्टी के पास प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सीट होगा, ठीक है, वही पार्टी क्या बनाएगा, विपक्ष का नेता बनाएगा, ठीक। जैसे लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में वर्तमान संदर्भों में देखेंगे तो 543 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक। और राज्यसभा में 245 सीटें हैं।
तो ये तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54.3, तो ये 55 मान लीजिए 55, और इसका कितना हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा आप 24.5, तो इसको आप 25 मान लीजिए 25, ठीक। जिसके पास 55 सीट, जिसके पास 25 सीट होगा वो क्या बनेगा राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में सदन का ये विपक्ष का नेता बन जाएगा, ठीक। ये वर्तमान में जो आप बीजे ये कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का 27 सीट है कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है। और लोकसभा में जो इनका सीट है वो कितना है, तो वो 99 सीट है लोकसभा में। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि दोनों फुल कर रहा है, ठीक है, कि लोकसभा में 99 सीट है उनके पास, चाहिए तो अपने को 55 ही विपक्ष का नेता बनने के लिए, यहाँ पे 25 चाहिए, पर उनके पास कितना है 27 सीट है राज्यसभा में, ठीक। तो इनके पास राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी क्या है, वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं, ठीक। तो यह हो गया आपका पहला पॉइंट, क्या कि एक विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, और 1/10 सदस्य होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का, सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य जिसके पास भी होगा वो पार्टी क्या बनाएगा, अपना विपक्ष का नेता बनाएगा। कार्य क्या होता है इसका, तो इसका कार्य होता है सकारात्मक आलोचना करना सरकार के कार्यों की, ठीक है। तो सरकार यदि कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, उसमें उनको ठीक नहीं लग रहा है कोई बात, तो उनकी आलोचना करना होता है, ठीक। यह पद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, और यहाँ पे होगा तो फिर राज्यसभा में राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना क्या, सॉरी एक टर्म छूटा हुआ, उसके पहले देख लेते हैं। यहाँ पे यह है आपका, यह पद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये पॉइंट यहीं पे खत्म होता है, विपक्ष के नेता के रूप वाला पॉइंट, ठीक। इसका भी उल्लेख आपको संसदीय प्रक्रिया में, संविधान में नहीं, संसदीय प्रक्रिया में ही मिलता है, विपक्ष के नेता वाला भी उल्लेख वहीं पे मिलता है आपको, ठीक। अब वर्तमान में जो आपको लोकसभा में जो ये है विपक्ष के नेता है वो कौन है, राहुल गांधी जी हैं, और राज्यसभा में कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या हैं, आपको नेता मिल जाएंगे, विपक्ष के नेता राज्यसभा में, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा यह पद जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, तो जो लोकसभा में जो देने के बात है, ठीक है, वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, फिर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक। वैसा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा कि प्रत्येक राजनीतिक दल का, ये सचेतक के लिए लिखा हो, बेसिकली ये हेडिंग होगा इसका, ठीक है, सचेतक व्हीप। तो इस पॉइंट के नीचे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो दिया जाता है उसके नीचे में आप व्हीप लिख लीजिए, समझिएगा, ठीक है। व्हीप WHIP व्हीप होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं सचेतक, ठीक, इसको समझिएगा। तो हेडिंग ये है आपका व्हीप या सचेतक। प्रत्येक राजनीतिक दल का क्या होता है, अपना सचेतक होता है, व्हीप होता है, ठीक। और इसका भी उल्लेख कहाँ पे, संविधान की प्रक्रिया में नहीं मिलता है, ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है ये सब पोस्ट, ठीक है। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या कि व्हीप क्या है, तो ये एक प्रकार का ये जो सदस्य होता है, ठीक है, सहायक सदस्य होता है, जो को नियुक्त करता है, ये राजनीतिक दलों के लोग नियुक्त करते हैं, ठीक। यह संसद में अपने दल के सदस्यों पर व्यवहार पर नजर रखता है, ठीक। जो व्यक्ति सदन में होगा, ठीक है, मान लीजिए कि एक पार्टी है जिसके बहुत सारे सदस्य चुन के गए हैं, तो उसी में से कोई व्यक्ति क्या होगा, व्हिप के रूप में काम कर रहा होगा। ये पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा व्हिप बनेगा। काम क्या है उसका, तो काम इसका ये है कि जब भी सदन में रहेगा तो जिसको भी बनाया जाएगा उसके अलावा बाकी सदस्यों पर क्या करेगा, नजर रखेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी के ये 50 लोग हैं, ठीक, 50 लोग में से कोई एक लोग क्या होगा, व्हिप होगा, ठीक। और इसका काम क्या है कि ये बाकी जो 49 बच गए हैं इनके ऊपर नज़र रखना कि भाई साहब जो पार्टी का जो गाइडलाइन है किसी मुद्दों पर, ठीक है, जैसे पार्टी कहा कि भाई ABC नाम का कोई विधेयक है, ठीक, और पार्टी का विचार है कि इस पर कोई भी सहमति नहीं देना है, ठीक। पर मान लीजिए कि 49 लोगों में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, ठीक। तो व्हिप क्या है, नज़र रखता है, देखता है कि भाई तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, क्योंकि पार्टी का गाइडलाइन क्या था, पार्टी मतलब जो भी कांग्रेस वगैरह बाकी जितने भी लोग जिसके भी पार्टी के सदस्य होंगे वहाँ पर, ठीक, वो पार्टी का गाइडलाइन ये था कि भाई इस विधेयक पर तो बोलना नहीं था, पर तुम बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम गलत कर रहे हो। और ये सब व्यक्ति की निगरानी करते रहता है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, और किस तरह का जवाब दे रहा है, पार्टी के हिसाब से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस तरह का काम देखने का होता है, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा हो जाता है, ठीक है। यह संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखने का काम करता है। एक सचेतक का संदर्भ जो है वो इससे भी है कि जैसे मान लीजिए कि पार्टी किसी विशेष, मतलब एक तो ये सदस्य के रूप में हो गया कि कोई व्यक्ति जो होगा क्या बनेगा, सचेतक बनेगा। पर एक सचेतक क्या होता है, निर्देश भी होता है, क्या होता है, निर्देश, जो कि पेपर के रूप में है, ये बेसिकली पेपर के रूप में होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी विशेष मुद्दों पे बहस चल रहा हो, ठीक, और वोटिंग का मामला हो, ठीक। अब उस वोटिंग में क्या होता है कि अधिक बहुमत की आवश्यकता पड़ जाए, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ जाए, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक। तो जो पार्टी ऐसा करवाना चाहता हो कि भाई साहब हमको करवाना है, इसको पास करवाना है, ठीक है, तो अधिक मात्रा में वो चाहता है कि संसद सदस्य आए हमारा, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग आ जाएं, ठीक है, ताकि बहुमत जब वोटिंग जब होगा तो क्या होगा, हमको वोटिंग करवाने का बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा, ठीक है। यदि कम लोग आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
और इस संदर्भ में देखा ये जाता है कि सबको बुलाया जाता है पार्टी, ये मतलब जो भी सरकार में जो लोग होते हैं जिनको पास करवाना होता है, जिनकी मंशा होती है कि भाई इस विधेयक को पास करवा ले, वो लोग देते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं भी पास करवाना चाहते वो भी देते होंगे कि भाई नेगेटिव वोट भी तो होना चाहिए, ठीक है, नो में भी तो बहुत लोग वोट करने चाहिए ताकि पास ना हो पाए, ठीक है, तो वो लोग भी बुलाते हैं सबको, और सबको बुलाएंगे और अंतर क्या हो जाएगा, तो ये इसी निर्देश के द्वारा बुलाते हैं, ठीक है, सचेतक के निर्देश के द्वारा ही इसको बुलाया जाता है, इस कारण से इसको सचेतक ये निर्देश के रूप में भी देखते हैं इसको। तो एक सचेतक है आपका क्या, ये सदस्य के रूप में, और एक हो जाएगा निर्देश के रूप में, जो किसी पार्टी के द्वारा अपने सदस्यों को लोकसभा में या राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए कहने के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक। अगला आपको संसद का सत्र, ठीक, क्या है संसद का सत्र, इसके बारे में समझना है। तो संसद का सत्र होता है साल में 3 बार होता है, ठीक है। सत्र का मतलब क्या होता है कि लगातार यदि कोई मीटिंग वगैरह हो रहा हो तो उसका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, सत्र कहलाता है। लगातार मीटिंग करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आज हम बैठे, ठीक है, फिर कल बैठे, फिर परसों बैठे, फिर इसके बाद बैठे, फिर से ऐसे बैठते ही चलेगा, ठीक। बैठे क्यों, कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, ठीक। और ये कौन लोग हैं, तो चुने हुए लोग सदन के, ठीक है। अब जब ये लोग बैठेंगे कंटिन्यूटी में, और तो क्या कहलाएगा, जब इतना जो सम्मिलित रूप है, जो पूरा बैठने का जो सेशन का, ठीक, जो मीटिंग का जो सम्मिलित रूप है, ठीक है, कि आज बैठे, कल बैठे, परसों बैठे, ठीक, ये सब सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, सत्र कहलाता है, सेशन कहलाता है, ठीक। भारत में जो है 3 बार आयोजित होता है सत्र, ठीक है, 3 बार आयोजित किया जाता है सत्र। और एक वर्ष में कह रहा है कि एक वर्ष में किसी भी दशा में, ठीक है, एक वर्ष में किसी भी दशा में 2 सत्रों का आयोजन जरूरी होता है, ठीक है। मतलब 12 महीने के अंदर में 2 सत्र करना ही पड़ेगा। सामान्यतः क्या नियम है कि एक वर्ष में 3 सत्र होगा, ठीक है, पर यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी भी दशा में 2 सत्र से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। नियम तो ऐसे कहता है कि 6 महीने के बीच का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, पर किसी संदर्भ में ऐसा भी लिखा रहता है कि 2 सत्र अनिवार्य है, ठीक। ऐसा 3 सत्र कौन कौन सा है, तो एक आ जाएगा आपका बजट सत्र, बजट सेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और इसको मानसून सत्र को मानसून सत्र ही कहते हैं, और शीतकालीन सत्र को विंटर सेशन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आप जानना चाहें तो विंटर सेशन, ठीक। फरवरी से लेकर मई तक जो क्या होता है बजट सत्र होता है, ठीक है। जुलाई से लेकर सितंबर तक इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कुछ लोग ये किताब वाले लिख देते हैं अगस्त तक, ठीक है, पर जुलाई से सितंबर मान लीजिए, जुलाई से सितंबर तक जो है वो क्या है, मानसून सत्र है, ठीक। नवंबर से दिसंबर तक क्या है, तो शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर तक विंटर सेशन होता है, ठीक। तो 3 सेशन होता है आपको कहाँ पे, संसद का, ठीक। और दोनों सदनों का होगा, ये लोकसभा का भी होगा, राज्यसभा का भी होगा। और ये जो होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, कि प्रत्येक इसमें यह है कि 2 सदनों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी प्रावधान इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितना सत्र होता है, 2 सत्र होना अनिवार्य है, ठीक। और जब ये अंतर का समय हम डिसाइड करेंगे कि भाई कितना दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये है कि जो अंतिम बैठक होता है उसके बेस पर डिसाइड करते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके बारे में, तो आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला संसद सत्र आहूत करना, ठीक है, बुलाना या आहूत करना। तो आहूत करना मतलब बुलाना कि भाई आइए बैठिए बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बार जब बुलाया जाता है उसके बारे में बात किया गया, ठीक है। इसको समन बोलते हैं, ठीक है, संसद का सत्र का समन, ठीक है। तो ये समन होता है, समन मतलब आहूत करना, बुलाना। मामला क्या देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 85(1) में, ठीक है, 85 क्लॉज 1, इसको आप 85 खंड 1 भी कह सकते हैं। व्यवस्था है कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन के अधिवेशन को बुलाएगा। संसद के सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे भी लिखा, ऊपर भी आपको बताए हैं। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल सलाह देता है। तो बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। पर ये अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति जी कब करेंगे, जब मंत्रिमंडल या फिर ये प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सलाह देंगे, तभी उसका प्रयोग राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक। और जो 6 माह का जो अंतर है वो आपको बताएं थोड़ी देर पहले भी कि ये वाला जो है 6 माह का अंतर वो क्या है, एक सत्र की अंतिम बैठक, वो आगामी सत्र का प्रथम बैठक, इन दोनों के बीच के अंतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अंतिम सत्र हुआ ये मई में, ठीक है, मई में 31 तारीख को सत्र हुआ, ठीक। तो अगला सत्र जो होगा, ठीक, जब भी होगा तो वो 6 महीने का गैप ध्यान रखना है। जब भी पहला दिन बैठेंगे, ठीक है, तो वो 6 महीने का गैप ध्यान रखना है कि भाई पहला दिन जो भी बैठक होगा वो 6 महीने के अंदर में होना चाहिए, 6 महीने के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 मई को सत्र एंड किया। अब अगला 6 महीने के बाद, ऐसा नहीं कि हाँ मई के बाद रख दे क्या, कि मई के बाद आप जोड़ लीजिए कितना होता है, मई उधर में आपका 5, ये 5वां महीना है, ठीक है।
तो आप दिसंबर वगैरह ना रख दे, ठीक है, वैसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बीच में कितने 7 महीने का गैप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इस कारण से ये सीधा सीधा ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पहला बैठक हम आयोजित कर रहे हो वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ना कि 6 महीने के बाद का, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। संसद का सत्र क्या होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, जब कौन कहता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल कहते हैं, तभी ऐसा होता है, ठीक। टॉपिक का नाम अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक। एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति, इस बार भी किए थे आप, सुने होंगे, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर सदन को संबोधित करते हैं, ठीक है, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो जब लोकसभा का शुरुआत होता है, पहला बैठक हो रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चुनाव हुआ हमारा पिछले 2024 में, ठीक है, तो उसमें पहले बैठक में संबोधित किए होंगे, ठीक है। और जब 2024 ये जब इस बार फिर से हुआ, ठीक है, कि प्रत्येक बजट सत्र जो होता है शुरू, ठीक है, उसके पहले दिन क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक। तो प्रत्येक बजट सत्र, यहाँ पे वित्तीय वर्ष के पहले सत्र, ठीक है, और उसमें भी क्या है, बजट सत्र की बात कर रहे थे, प्रत्येक बजट सत्र से पहले, और लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 वर्षों के बाद, तो वो पहला सत्र में बोलते हैं, ठीक है। ये अगला हो जाएगा। अच्छा, ये लिख के कौन देता है, क्या होता है इसमें अभिभाषण में, तो ये अभिभाषण होता है बेसिकली मंत्री द्वारा लिखा, मंत्रिमंडल द्वारा लिखा हुआ क्या, वो पूरा प्रावधान, और उसी को राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। अगला है लिम्डक सत्र या पंगो सत्र, क्या होता है, तो लिम्डक सत्र मतलब ये कि वैसा व्यक्ति, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सत्र था और जो अंतिम सत्र हुआ, ठीक है, तो यह नए लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का क्या होता है, अंतिम सत्र होता है। और वैसा व्यक्ति जो नए लोकसभा के लिए नहीं चुना गया है, पहले से मतलब सदस्य था, पहले से सदस्य था पर नए लोकसभा के लिए नहीं चुना गया, तो उसको बोलते हैं लिम्डक, और उस सत्र को बोलते हैं लिम्डक सत्र, ठीक है। तो यह वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नए लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं लिम्डक कहलाते हैं, और यह सत्र लिम्डक सत्र कहलाता है। बजट सत्र यानी लिखिए, ठीक है, यह सत्र क्या कहलाता है, लिम्डक सत्र कहलाता है, ठीक। इसको हटा दीजिएगा बजट सत्र को, ठीक है। अगला है आपका स्थगन एवं सत्रावसान, क्या, स्थगन एवं सत्रावसान। स्थगन में क्या होता है, तो स्थगन को इंग्लिश में बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है, एडजर्नमेंट। ये ठीक, और इसमें क्या होता है, संसद के सदन को कुछ समय या कुछ दिनों के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है, ठीक। और इसको लागू करने का अधिकार किसके पास है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है, ठीक है। और पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ये यदि लोकसभा का है तो राज्यसभा में फिर सभापति हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको लागू करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है, और यहाँ पे लिखा हो कि लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, क्योंकि लोकसभा की बात करेंगे तब, ठीक है। राज्यसभा की बात करेंगे तो फिर राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी वहाँ पे सभापति जो होता है वो करेगा वहाँ का, ठीक। अब यहाँ पे उपाध्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे उपसभापति भी हो सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सीट पे बैठा रहेगा उसके पास अधिकार होता है वो, ठीक है। संसद के सदन को कुछ समय या कुछ दिनों के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है, और इसको लागू करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अगला आपका पॉइंट, स्थगन द्वारा केवल बैठकों को निलंबित किया जाता है, सत्र को नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मानसून सेशन में आए हुए हैं, ठीक है, मानसून सेशन में आए हुए हैं, ठीक। और मानसून सेशन जो चलता है कब से कब तक चलता है, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई से सितंबर। अब ये जो जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है, 3 महीने का सेशन है, ठीक है। अब जब भी हम ये स्थगन के द्वारा क्या करेंगे, स्थगन जब करेंगे, ठीक है, तो ये 3 महीने का सेशन समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, मान लीजिए कि हम 21 जुलाई को बैठे हुए थे, ठीक है, 21 जुलाई को बैठे हुए थे, और इस दिन ऐसा हुआ कि बहसबाजी हो गया, ठीक, किसी मुद्दों पे, और बहस इतना हो गया कि सदन चलाना मुश्किल हो गया। तो क्या करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो बोल देंगे कि या तो हम आज भर के लिए बंद कर रहे हैं, या फिर अगले 2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगले 1 सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बंद होता है वो क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है, ठीक। अगला पॉइंट है, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत एकत्र होने का समय की घोषणा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि बैठक ये स्थगन करने की बात हुआ, ठीक है, और बोल दिए कि आज का सत्र स्थगन होता है, और अगले जब तक आपको नहीं कहा गया, जब तक मतलब स्थगन होता है और आपको आने के लिए नहीं कहा गया हो, ठीक है। एक कभी कभी होगा कि जैसे आज का सत्र स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है, बोला जाएगा क्या कि फिर से कल आना है, फिर से कल बैठक होगा, ठीक है, या फिर से 2 दिन बाद बैठक होगा, ठीक, ऐसा कह दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्थगन हो गया, चलिए ठीक है, निश्चितकालीन स्थगन कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि समय आपको दिया गया आने का वापस, ठीक है। पर जिसमें आने का समय ही ना दिया जाए आपको, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अनिश्चितकालीन स्थगन कहलाएगा, ठीक है।
और फिर आगे फिर कभी आपको बुलाया जाएगा किसी माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से, ठीक वैसे। अगला आपका सत्रावसान। सत्रावसान को बोलते हैं प्रोरोगेशन, ठीक। एक तो ये टर्म है प्रोरोगेशन, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्र का समाप्त होना। इसके बारे में जो चर्चा है वो कहाँ पे? 85 क्लॉज टू सब क्लॉज क, या ये कह सकते हैं आप इसको, ठीक। ए, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना है, सत्रावसान कहलाता है, ठीक। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं स्थगन के बारे में। स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। पर पूरा सत्र ही समाप्त करना हो, जैसे जुलाई से सितंबर तक है, ठीक है, और पूरा सत्र मान लीजिए कि सितंबर में अब खत्म होने वाला है, ठीक। तो अंतिम रूप से सत्र जब खत्म होता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक। पर बीच का कोई बैठक खत्म करना हो तो कौन करेगा? वो करेगा पीठासीन अधिकारी, ठीक है वो। नेक्स्ट आपका विघटन। विघटन को बोलते हैं डिजोल्यूशन इंग्लिश में, ठीक है, डिजोल्यूशन। अब ध्यान रखिएगा, डिजोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में विघटन को, ठीक। आपको स्पेलिंग देखने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, डिजोल्यूशन, ठीक है। ये इसमें क्या है? तो आपका विघटन में सदन ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह लोकसभा का विघटन कर सकता है, ठीक है। इसके तहत सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ठीक है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा यदि अस्थायी सदन है तो वहाँ पे विघटन तो होगा नहीं, ठीक। तो लोकसभा में क्या सिर्फ लोकसभा का ही विघटन हो पाता है, राज्यसभा का नहीं होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। और विघटन होने से क्या होता है कि पूरा लोकसभा का सदन ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होते रहता है। क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि 5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, ठीक, या फिर आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाए थे और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाएं, पर लोकसभा कार्यकाल क्यों बढ़ाएं? क्योंकि आपातकाल वगैरह लग गया, ठीक है। और कार्यकाल बढ़ाने के बाद जब समय समाप्ति हो गया उसका, ठीक, तो फिर वो विघटित कर देते हैं, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार चला रही है, उसके पास बहुमत खत्म हो गया तो विघटित होता है। और दूसरा कोई पार्टी सरकार बनाने वाला है नहीं, ठीक है, ऑप्शन होता नहीं है, तो फिर उस समय संदर्भ में क्या होता है? लोकसभा का विघटन हो जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हो जाएगा विघटन का विधेयक पर प्रभाव। और इसमें क्या है कि जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि विधेयक यदि कहीं पे चल रहा था चर्चा में, ठीक है, या तो लोकसभा में चर्चे में है या राज्यसभा में चर्चे में है, या तो लोकसभा से पारित हो गया है या राज्यसभा से पारित हो गया है। अब इन दोनों संदर्भों में क्या होगा कि जब मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का नहीं होगा। तो उस संदर्भों में क्या होगा? तो उसके लिए विधेयक पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, वैसे सारे विधेयक लोकसभा विघटन के बाद क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मतलब यह कि जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, वे सारे विधेयक लोकसभा विघटन के बाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वैसा विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होता है, क्योंकि पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित हो गया है और उसके बाद कहाँ पे गया? राष्ट्रपति के पास गया है, ठीक है। वो तो सिर्फ मामला क्या था? सहमति का मामला था, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति का मामला था। पर वहाँ पे सहमति नहीं मिला, वापस से पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है। और उस दौरान क्या देखने को मिला कि लोकसभा का विघटन हो गया। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों सदनों में एक बहुमत के आधार पर पारित हो चुका था, ठीक है। जब बीच में कहीं अटका हुआ रहता है विधेयक तो दिक्कत होता है, पर एक बार यदि पारित हो चुका है राज्यसभा से भी लोकसभा से भी दोनों जगहों से, ठीक है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं है, विघटन का प्रभाव नहीं पड़ेगा विधेयक के ऊपर में, ठीक। अगला पॉइंट है आपका, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा के विघटन के बाद विधेयक क्या होता है? समाप्त नहीं होता है, क्योंकि संयुक्त बैठक के बाद, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा के विघटन के बाद विधेयक समाप्त नहीं होता है, ठीक, क्योंकि लोकसभा के विघटन के बाद ही बैठक हो सकता है, ठीक। तो ये देखने को मिलता है कि लोकसभा के विघटन के बाद क्या कर सकते हैं? बैठक हो सकता है, ठीक है। वो दोनों सदनों का भी कर सकते, ध्यान रखिएगा। मतलब यदि संयुक्त बैठक का प्रावधान हो गया है, ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो गया है, फिर भी दोनों सदनों का बैठक होगा और उस विधेयक पे बातचीत किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, ठीक है, जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन के बाद क्या होता है?
खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया, ठीक है, लोकसभा के बैठने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगला आपका संसद की कार्यवाही के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, संसद की कार्यवाही, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद, बाय।